गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने एटॉमिक रेडियाई के तक कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट आज हमने करना है आयनिक रेडियाई के बारे में। आयनिक रेडियाई क्या होती है? किसी भी आयन की रेडियस। ठीक है, तो जो आयनिक रेडियाई है वो किस पर डिपेंड करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट पे। सो आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ज़्यादा किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन आयन, लेसर विल बी द आयनिक रेडियाई। द आयनिक रेडियाई। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशन डिपेंड करता है। ठीक है, बट अगर सारे ट्रांजिशन मतलब हम कुछ ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो उनकी आयनिक रेडियाई को कैसे कंपेयर करेंगे? फॉर एग्जांपल स्कैंडियम +2, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2, मैंगनीज +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2, निकल +2, कॉपर +2, जिंक +2। अगर इनमें सब में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेम है। तो अगर इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो इनकी आयनिक रेडियाई को हम कैसे कंपेयर करेंगे? फिर जो आयनिक रेडियाई है किस पर डिपेंड करेगी? न्यूक्लियर चार्ज पे। देन आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयनिक रेडियाई उतनी कम होगी। तो जब हम अलोंग अ पीरियड लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, व्हेन वी मूव लेफ़्ट टू राइट, तो क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? डिक्रीज़ होगी ना। तो जब आयनिक रेडियाई क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इसीलिए जब हम इस सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनिक रेडियाई क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम फैक्टर पढ़ते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी भी अगेन हम कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो पहले हम उसकी प्रॉपर्टी को एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इनकी जो डेंसिटी होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो डेंसिटी होती है वो एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा होती है। एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो डेंसिटी है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? बट वाई दिस? क्योंकि हम जब कंपेयर करेंगे, हम जब पीरियोडिक टेबल में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कौन लाई करता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे डी और यहाँ पे पी। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ करती है, यानी साइज़ डिक्रीज़ करता है। और अगर साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज़ करेगी। एंड डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसी करके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसकी डेंसिटी एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा होती है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज़ एस ब्लॉक एलिमेंट से कम होता है, तो वॉल्यूम भी इनकी इनसे कम होगी। ठीक है, तो डेंसिटी इनकी इससे क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अगर हम विद इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रेंड देखें, विद इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स अलोंग अ पीरियड। ठीक है, विद इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स अलोंग अ पीरियड। अगर हम डेंसिटी का ट्रेंड देखना चाहें तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे जो डेंसिटी का ट्रेंड रहेगा, जैसे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो किस ग्रुप से किस ग्रुप तक होते हैं? 3rd to 12। ठीक है, बीच में ग्रुप आता है 10th। ठीक है, तो अब जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जब हमने एटॉमिक रेडियाई का केस किया था तो उसमें हमने किया था कि जो एटॉमिक रेडियाई का डिक्रीज़ होना है वो रेगुलर तो नहीं है, लेकिन डिक्रीज़ तो हो रही है ना। मतलब जितनी डिक्रीज़ होनी चाहिए चाहे उतनी डिक्रीज़ नहीं हो रही, बट डिक्रीज़ तो हो रही है ना। सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो अब जब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगी, और जब वॉल्यूम डिक्रीज़ होगी तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। तो ये जो डेंसिटी इंक्रीज़ होती है ये कहाँ तक होती है? टिल 10th ग्रुप तक। ठीक है, 10th ग्रुप मीन्स अप टू निकल वाले ग्रुप तक। ठीक है, तो क्योंकि निकल का जो है स्मॉलेस्ट
साइज़ होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था ना एटॉमिक रेडियाई वाले केस में, कॉपर के बाद जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, निकल से कॉपर साइज़ इंक्रीज़ होने लग जाता है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो निकल होता है उसका स्मॉलेस्ट साइज़ होता है और क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसका जो है ना स्मॉल साइज़ होता है और क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। तो स्मॉल साइज़ होता है और क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, यहाँ पे जो डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम रीच कर जाती है, डेंसिटी मैक्सिमम टिल 10th ग्रुप। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर 10th ग्रुप क्या होता है? आफ्टर 10th ग्रुप जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करने लग जाती है। बिकॉज क्यों? आफ्टर ग्रुप 10th क्या होता है? आफ्टर ग्रुप 10th मीन्स कॉपर जिंक वाला हो गया, तो साइज़ क्या होने लग जाता है? इंक्रीज होने लग जाता है। और जो साइज़ इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, बिकॉज डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये ट्रेंड रहता है इसमें। क्या ट्रेंड रहता है? 10th ग्रुप तक तो जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम रीच कर जाती है, बढ़ते 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 बढ़ते, लेकिन 10th ग्रुप के बाद डेंसिटी डिक्रीज़ होने लग जाती है, क्योंकि 10th ग्रुप के बाद जो एटम्स का साइज़ है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो अगर एटम्स का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो डेंसिटी बढ़ती है और 10th ग्रुप पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसके बाद डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम अलोंग द ग्रुप ट्रेंड देख लेते हैं डेंसिटी का। अब वैसे देखा जाए तो अगर हम जनरली सोचें, जैसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में सोचें, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है जनरली देखें तो। ठीक है, वैसे हमने एटॉमिक रेडियाई में पढ़ा था कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो क्या होती है? नियरली सेम होती है। ठीक है, लेकिन नियरली सेम कहने का क्या मतलब है? नियरली सेम का क्या मतलब है कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की जो एटॉमिक रेडियाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ से, उसको हम क्या बोल देते हैं? नियरली सेम। ठीक है, तो नेट हो क्या रहा है? साइज़ बढ़ तो रहा है ना। ठीक है, अगर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज़ होनी चाहिए ना। ठीक है, जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग होना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, हो क्या रहा है? वॉल्यूम इंक्रीजेज, डेंसिटी डिक्रीजेज। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? एक्चुअली डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। डेंसिटी अब इंक्रीज़ क्यों हो रही है? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो अब फर्स्ट से सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ तक जाने में ना जो मास है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, मास 2 फोल्ड से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास इंक्रीज़ हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, मतलब इसमें साइज़ वाला फैक्टर उतना डोमिनेट नहीं करेगा। कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा? मास वाला। सो साइज़ फैक्टर डू नॉट डोमिनेट मच। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा डेंसिटी वाला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब अगेन हम डी ब्लॉक के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को एस ब्लॉक के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से कंपेयर करेंगे। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किससे ज़्यादा होता है? वो एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा होता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो डी ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट एस ब्लॉक तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसमें नंबर ऑफ वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक एलिमेंट्स से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नंबर ऑफ वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं।
ठीक है, क्योंकि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें तो 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, और इसमें मैनी मतलब 1 2 3 4 अप टू 5 तक इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, जो इससे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होता क्या है, वो मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म ज़्यादा करेंगे। ठीक है, मोर नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेटल मेटल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा उनका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये तो हमने डी और एस का कंपेयर कर लिया। अगर हम विद इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखें, यानी विद इन ट्रांजिशन सीरीज देखें, तो क्या ट्रेंड रहेगा। विद इन अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखें या विद इन ट्रांजिशन सीरीज देखें, तो जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो पहले तो इंक्रीज़ होता है, जैसे इसमें है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको किससे पता चलेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हम किस में देख रहे हैं, यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंगनीज में भी 5 हो गए, आयरन में 4, फिर 3, फिर 2। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बार तो क्या होता है, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होने लग गए, डिक्रीज होने लग गए। तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बार इंक्रीज हो रहे हैं और फिर डिक्रीज होने लग गए, तो उससे क्या होगा। ठीक है, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। मैंगनीज को छोड़ दो, जो मैंगनीज है ना वो एक्सेप्शनली शोज लो मेल्टिंग पॉइंट। हालांकि इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट फिर भी ये क्या शो कर रहा है, एक्सेप्शन बिहेवियर शो कर रहा है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो इसके पास 1 2 3 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। उसके बाद 4 3 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाद में क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। मेटल मेटल बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो मेटल की जो दूसरी मेटल से क्या होगी, स्ट्रेंथ वो इंक्रीज़ करेगी, और जो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मेटल मेटल बॉन्ड्स भी डिक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड डिक्रीज करेंगे तो मेटल मेटल की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्रोमियम तक जाने में मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, फिर मैंगनीज का एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट है, फिर आयरन से आगे 100 ओन तक जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट अगेन डिक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है जिंक, कैडमियम, मरकरी की। अब जिंक, कैडमियम, मरकरी में क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसमें 3d10 है, इसमें 4d10 है, इसमें 5d10 है, 4s2 है, 5s2 है, 6s2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो तो सबसे लोएस्ट होगा। ठीक है, सो दे हैव लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू फॉर्म मेटल मेटल बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी अगेन हम जब पढ़ रहे हैं तो हम कंपेयर करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी जब हम पढ़ रहे हैं तो हम कंपेयर करेंगे डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी को और एस ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी को। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है एस ब्लॉक एलिमेंट से। ऐसा क्यों होता है, जैसे हम बात करते हैं एक पीरियोडिक टेबल की, तो यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट लाई करते हैं, यहाँ पे डी और यहाँ पे पी। तो जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा फील करेंगे, मतलब वो न्यूक्लियस से ज़्यादा बाइंड होंगे। पहले तो सबको आयनाइजेशन एनर्जी पता होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी
required to remove most loosely bound electron from an isolated gaseous atom। ठीक है, मतलब जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रही है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा बाइंड फील करेंगे, और अगर वो न्यूक्लियस से ज़्यादा बाइंड फील करेंगे तो क्या होगा, उनको रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा। उनको रिमूव करने के लिए क्या हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, सो लेफ्ट टू राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो दैट्स वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैज़ ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बट द डिफरेंस इन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ टू सक्सेसिव डी ब्लॉक एलिमेंट्स but the difference in ionization energy of two successive d block elements is not that much as in case of s block elements। ऐसा क्यों होता है, s block या फिर p block दोनों ही मिला लो, यानी मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसा क्यों है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके दो सक्सेसिव एलिमेंट्स, मान लो स्कैंडियम और टाइटेनियम की बात करते हैं, इनके जो आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस है वो उतना नहीं होता जितना मेन ग्रुप एलिमेंट्स के दो सक्सेसिव एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इससे क्या पता चलता है, इनका डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, लेकिन मेन ग्रुप एलिमेंट्स के दो सक्सेसिव एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी को जितना डिक्रीज़ होना चाहिए था वो उतना डिक्रीज़ नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि अलोंग द पीरियड क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो तो होती है। ठीक है, तो मतलब दो सक्सेसिव एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाने में आयनाइजेशन एनर्जी को जितना डिक्रीज़ होना चाहिए था उतना डिक्रीज़ नहीं होता, तभी तो उनके आयनाइजेशन एनर्जी में जो डिफरेंस है वो कम आ रहा है। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है वो देखना है। इसका रीज़न वही है जो हमने एटॉमिक रेडियाई में पढ़ा था, विच इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट आई होप सबको पता होगा, क्लियर होगा अच्छे से। क्योंकि क्या हो रहा है ना, जैसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ ले लो या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ ले लो, कि किसी भी सीरीज़ की बात करते हैं, तो अब जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बाउंड होंगे न्यूक्लियस से, तो आयनाइजेशन एनर्जी, तो उनको रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, अलोंग अ पीरियड क्या होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी उतनी इंक्रीज नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न इज़ स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो n-1d सबशेल में जा रहे हैं। ठीक है, और ns में इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पड़े हैं 2, तो जो n-1d सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, किससे, न्यूक्लियर चार्ज से। तो ns के इलेक्ट्रॉन्स को जितना न्यूक्लियर चार्ज फील करना चाहिए था वो उससे कम न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे। तो अगर ये उससे कम न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे तो इनको रिमूव करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अगर इनको रिमूव करना ईजी हो जाएगा तो इनको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो भी क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक है, तो जितनी एनर्जी इनको रिमूव करने के लिए लगनी चाहिए थी उससे कम एनर्जी लगेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी जितनी बढ़नी चाहिए थी अलोंग द पीरियड उतनी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो? सो आयनाइजेशन एनर्जी डू नॉट इंक्रीजेज एज मच as it should increase
ठीक है, बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो n-1d इलेक्ट्रॉन्स क्या शो करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे, जिसकी वजह से जो ns इलेक्ट्रॉन्स को जितना न्यूक्लियर चार्ज फील करना चाहिए था वो उतना न्यूक्लियर चार्ज फील ना करके उससे कम न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जितनी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी उतनी इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो अलोंग पीरियड हमने ट्रेंड देखा है। ठीक है, अगर हम अलोंग ग्रुप की बात करें, अलोंग ग्रुप की बात करें तो वैसे जब हम अलोंग द ग्रुप की बात करते हैं ना तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है, और अलोंग अ पीरियड की बात करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो अब आयनाइजेशन एनर्जी अगर अलोंग अ ग्रुप की बात करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा है, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकेंड ट्रांजिशन जाने में तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है, लेकिन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जाने में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेकेंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जाने में कौन आ जाते हैं, 4f ऑर्बिटल्स। ठीक है, और 4f ऑर्बिटल्स का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो वो ns के इलेक्ट्रॉन्स को पुअरली शील्ड करते हैं, किससे, न्यूक्लियर चार्ज से। तो अगर वो पुअरली शील्ड करेंगे ns के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज से, तो जो ns के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे। अगर वो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे तो उनको रिमूव करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर उनको रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये रीज़न इसके लिए था कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में जाने में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ क्यों हो रही है। अब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी में हम ये बोलेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक तो साइज़ छोटा होता है एस ब्लॉक एलिमेंट से के साइज़ से। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एस ब्लॉक एलिमेंट से, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, और थर्ड, जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। ठीक है, मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उसको हमने एटम्स में ब्रेक करना है, तो उस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, तो वो भी इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हमें हर चीज़ में ज़्यादा ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। तो अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, इनमें से कुछ तो रिक्वायर्ड होगा, और अगर इनमें से कुछ भी चाहिए तो हमें उसके लिए ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा एनर्जी इतनी सप्लाई करना फिजिबल हो नहीं पाता। दैट्स वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो इसीलिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो इसीलिए हम सुनते हैं कि प्लैटिनम और जो गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ड्यू टू दीज रीजंस मैंशनड। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से। ठीक है, अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किस बेसिस पे शो करते हैं वो देखना है हमें। वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले तो शो क्यों करते हैं, वाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस में जा रहे हैं, 3D में जा रहे हैं एंड 4s में जा रहे हैं, यानी n-1d सब शेल में जा रहे हैं एंड ns सब शेल में जा रहे हैं, और दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, कम है।
ठीक है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज लेसर। उससे क्या हो रहा है, n-1d और ns, तो दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से भी रिमूव करना फिजिबल है और इसमें से भी रिमूव करना फिजिबल है। ठीक है, तो दैट्स वाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब जैसे इसमें मैं लिख रही हूँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हम एलिमेंट लिख रहे हैं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2 and 3d10 4s1, 3d10 4s2। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ये शो करता है, जो +2 +3 +2 +3 +4 +2 +3 +4 +5। ठीक है, उसके बाद जो ब्रैकेट्स में लिख रही हूँ वो ऑक्सीडेशन स्टेट वो रेयर शो करता है। ठीक है, रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो ब्रैकेट्स में लिख रही हूँ। +2 +3 +4 +5 +6 +7। उसके बाद आयरन की +2, आयरन वैसे ज़्यादा +2 और +3 शो करता है, +4 +5 +6 ये क्या होती हैं, इसमें रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, ये बहुत कम शो करता है। अब जैसे कोबाल्ट है ये +2 और +3 शो करता है, +4 क्या करता है, रेयर शो करता है। जो निकल है वो +2 +3 +4 शो करता है, और जो कॉपर है वो +1 और +2 शो करता है, और जो जिंक है वो +2 शो करता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है ना, इसमें ये आपको लर्न कर लेनी है, प्लीज़ लर्न इट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है ना कि जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड देखेंगे, तो जैसे अब स्कैंडियम का देखेंगे आप, स्कैंडियम में क्या हो रहा है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2, और टाइटेनियम में मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2, वेनेडियम में भी 2 है, क्रोमियम में 1 है, मैंगनीज में 2 है, आयरन में 2 है, कोबाल्ट में 2 है। तो मैं क्या बताना चाहती हूँ उससे कि जितने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ns ऑर्बिटल। ठीक है, ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो स्कैंडियम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर रहा है 2, टाइटेनियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय टाइटेनियम इज +2 एज वेल एज फॉर वेनेडियम। अब क्रोमियम और कॉपर में क्या है, इनमें जो 4s है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय क्रोमियम एंड कॉपर इज +1 एंड +1, ऑल्दो +1 इज नॉट मच स्टेबल फॉर क्रोमियम। ठीक है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ns ऑर्बिटल, ns सबशेल। ठीक है, एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स अप टू मैंगनीज is equal to the number of electrons present in both n-1d and ns electrons। ठीक है, तो तभी करके जो स्कैंडियम है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई 2 + 1 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स +3, टाइटेनियम के लिए 2 + 2
ठीक है, तो 4 हुई, तो इसके लिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हुई वो कितनी हुई, +4। अब जो वेनेडियम है उसके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +5। जो क्रोमियम है उसके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 5 + 1 6। जो मैंगनीज है उसके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 5 + 2 = 7। लेकिन जो मैंगनीज के बाद वाले एलिमेंट है उनमें जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो उसको हम इससे रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे स्कैंडियम है, अब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है D वाला एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। जो टाइटेनियम है वो +2 भी शो कर सकता है अगर वो 4s वाले इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, वो +3 भी शो कर सकता है अगर वो 2 4s वाले और एक 3D वाले लूज़ कर दे, वो +4 भी शो कर सकता है अगर वो ये चारों लूज़ कर दे। तो टाइटेनियम जो +4 है वो क्या हुआ, मोर स्टेबल है, क्योंकि चारों लूज़ करके उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, नोबल गैस वाली होगी। अब जो स्कैंडियम +3 है वो भी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसी होगी, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो वेनेडियम है उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन वो शो तो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। अब जो क्रोमियम है, ठीक है, उसकी +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, ये सारी क्या है, रेयरर ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंगनीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, स्टेबल होती है, लेकिन वो +3 भी शो करता है, +4 भी, +5 +6 रेयर शो करता है और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। अब जैसे आयरन है वो +2 और +3 शो करता है, ये सारी क्या है, उसकी रेयरर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, ये क्या है, रेयरर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ये वो कम शो करता है। उसके बाद कोबाल्ट +2 और +3 शो करता है, +4 शो नहीं करता। निकल जो है वो +2 शो करता है, +3 शो करता है, +4 शो करता है। जो कॉपर है वो +1 और +2 शो करता है, हालांकि इसके दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी स्टेबल नहीं होती, जिंक की +2 स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में था। तो आप इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि दैट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NS सबशेल, ठीक है, and maximum oxidation state shown by transition elements up to manganese is equal to number of electrons present in NS plus number of electrons present in N-1d, ठीक है। and maximum oxidation state shown by elements after manganese that is not related to electronic configuration, ठीक है। तो ये बता सकते हैं आप। फोर्थ पॉइंट आप क्या बता सकते हैं कि जो ट्रांजिशन है, अब जैसे क्रोमियम और कॉपर का केस बताया था उसमें मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +1, ठीक है, क्योंकि उसमें 4s1 था, अदरवाइज सबके लिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। ऑल्सो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड बनाते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे MnO4 नेगेटिव है कि MnO4 नेगेटिव होता है ना, MnO4 नेगेटिव, उसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, तो ये क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में वो बोल रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इन सारे पॉइंट्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये हर पॉइंट आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में +1, 0 या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अब इतनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो मेटल पे चार्ज हुआ वो क्या है, चार्ज ऑन अ मेटल
इज़ लेसर। ठीक है, तो अगर मेटल पे चार्ज कम है तो मेटल और जिसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है लिगेंड, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो कम होगी। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड विल बी लेसर। ठीक है, तो अगर मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होगी तो वो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क हुआ। ठीक है, अदरवाइज दूसरा केस क्या है, कुछ मेटल जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो कुछ ऐसे लिगेंड के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बनाएं, जैसे फॉर एग्जांपल NiCO4, इसका नाम क्या होता है, निकल टेट्रा कार्बोनिल 0। ठीक है, मतलब निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसमें क्या होती है, 0। और हमारे पास FeCO5 होता है, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो ये जो कार्बोनिल, नाइट्रोसिल और ये साइनाइड्स हैं ना, ये ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल। मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मेटल और लिगेंड के बीच में जब इंटरेक्शन होती है तो लिगेंड मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करे जाते हैं। नाउ टू सप्लीमेंट दिस सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड टू द एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, ए न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड फ्रॉम द फील्ड डी ऑर्बिटल्स। इसी में से वापस इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे लिगेंड में से, मेटल के पास कोई और फील्ड ऑर्बिटल होंगे, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएंगे, लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, इस बॉन्ड को बोलते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टू सप्लीमेंट द सिग्मा बॉन्ड, टू सप्लीमेंट द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ताकि मेटल पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ना आए इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से और ये ज़्यादा स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, पहले लिगेंड डोनेट कर रहा है और फिर मेटल डोनेट कर रही है, तो ऐसा पॉसिबल कब हो पाएगा, जब मेटल कौन से कॉम्प्लेक्सेस में डोनेट कर पाएगी इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे मेटल पे वेयर मेटल हैव इनफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वेयर मेटल हैव इनफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू लिगेंड। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है, वेयर मेटल हैव लेसर पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे मेटल पे क्या होगा, लेसर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, एक और पॉइंट बताना था इसमें हमें रिगार्डिंग तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बोल रहा है कि ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे प्लैटिनम है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो प्लैटिनम में क्या होता है 4d10, कॉपर में क्या होता है 3d10, सिल्वर में क्या होता है 4d10 और गोल्ड में क्या होता है 5d10। तो इन सब में क्या है, फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन होते हैं, जिसमें क्या हो, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तभी हम उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। लेकिन इसमें तो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, तो ये पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल या तो एलिमेंट्री फॉर्म में होने चाहिए या फिर इन देयर मोस्ट स्टेबल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या होने चाहिए, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने चाहिए। अब मान लो प्लैटिनम +2 में स्टेबल होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4d10, कॉपर +2 में स्टेबल होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d8, सिल्वर भी +2 में स्टेबल होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4d8, गोल्ड +3 में स्टेबल होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 5d7। ठीक है, +2 +2 +3 तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 होगी, +2, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया,
इसमें जैसे इसकी तो 4D 80 होगी क्योंकि इसमें क्या होता है 5s 0 होता है, इसमें 3D 10 4s 1 होता है ना, इसमें भी तो 5s 1 होता है और इसमें 6s 1 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक इसमें से जाएगा, एक इसमें से जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3D 9, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4D 9 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 5D 8, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन 4s 5s और 6s से निकलेगा ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3D 4D और 5D से निकलेगा। तो अब अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2 +2 +2 +3 में ये क्या है पार्शली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या हुए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम स्टडी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई कॉपर सिल्वर गोल्ड आर स्टडीड इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पहले भी एक्सप्लेन किया था, अभी फिर से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है, जैसे आयरन रुदेनियम और ओस्मियम की बात करते हैं तो जो आयरन होते हैं ना मीन्स मोस्टली जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं ना वो किस में स्टेबल हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं वो किस में स्टेबल है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे आयरन है वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और जो रुदेनियम और ओस्मियम है वो क्या शो करता है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। ठीक है, जैसे ओस्मियम +8 शो करता है, रुदेनियम और ओस्मियम दोनों +4 +6 अप टू +8 तक शो करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं, वाई सेकंड एंड, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इस तरह के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो वाई सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या हुआ कि जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं ना वो ऑक्सो एनायन फॉर्मेशन करते हैं। क्या फॉर्मेशन करते हैं ऑक्सो एनायंस MO4N नेगेटिव टाइप, एंड दे आर नॉट ईजिली रिड्यूसेबल, ये ईजिली रिड्यूसेबल भी नहीं है। तो अब ये ईजिली रिड्यूसेबल नहीं है तो मेटल जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में थी उसमें ही रहेगी। ठीक है, तो चाहे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो उसमें रहेगी स्टेबल, मतलब रिड्यूस ही नहीं होंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इस लेक्चर के अकॉर्डिंग इस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट तक पढ़ाया है। यहाँ तक इस लेक्चर में या पिछले वाले लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, मैसेज करके या फिर जब भी आपकी ऑफलाइन क्लास होगी। ठीक है।